अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर पर्दा के साथ मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार। बड़ी और अहम तरीन खबर, अमरीका ईरान अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों में यकदम तेज़ी आ गई है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दौरा ईरान पर तेहरान पहुँच चुके हैं और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पहले से ईरान में मौजूद हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार दोस्त मुल्कों से मुसलसल रब्ता कर रहे हैं और वज़ीर आज़म कल बीजिंग में सदर शी जिनपिंग से ईरान अमरीका मुमकिना मुआहिदे में पेशरफ्त और मशरिक़ वुस्ता में अमन के इम्कानात पर बात करेंगे। कोशिश की जा रही है कि ईरान और अमरीका मुआहिदे के इब्तदाई मुसवदे पर मुत्तफ़िक हो जाएं, लेकिन ईरान का सरकारी मीडिया दावा कर रहा है कि पाकिस्तान की सालिसी से अमरीका ईरान मुआहिदे का हतमी मुसवदा तय पा चुका है, बस ऐलान बाकी है। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी पुरुमीद हैं, इसलिए कि उन्हें कुछ मस्बत इशारे मिले हैं। इस सब के बावजूद गैर यकीनी बरकरार है। आलमी मंडियों में क्रूड ऑयल की कीमतें 2% इजाफे से $160 हो चुकी हैं और शायद इसलिए कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात की कामयाबी के हवाले से आलमी मंडियों में गहरे शकूक पाए जाते हैं। गैर यकीनी शायद इसलिए भी है कि पेशरफ के बावजूद फरीकैन यूरेनियम अफजूदगी, यूरेनियम ज़ख़ीरे, आबनाए हुर्मज़ और नाकाबंदी पर अपने अपने मौक़िफ़ पर सख्ती से डटे हुए हैं। लेकिन इस सब के दरमियान अमरीका, ईरान और दुनिया की कुछ मजबूरियां भी हैं जो आलमी अमन की उम्मीद बढ़ाती हैं। पहले मशरिक़ वुस्ता में अमन पेशरफ पर बात होगी और फिर जानेंगे धमकियों और मुज़ाकरात के दरमियान खलीज में उभरते ताकत और सिफारतकारी के नए मॉडल पर। हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब और मोहम्मद आलम बरोही साहब, साबिक सफ़ीर, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। अरशद मलिक साहब, धमकियां भी चल रही हैं, मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, मशरिक़ वुस्ता में पावर डिप्लोमेसी का नया मॉडल, पाकिस्तान का किरदार भी बहुत अहम है इस वक्त। अब आपके ख्याल में, क्योंकि इस वक्त सैयद आसिम मुनीर साहब भी मौजूद हैं ईरान में और मोहसिन नकवी साहब भी वहीं मौजूद हैं, कहाँ तक बात जाएगी इस बार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मेरी ओपिनियन लेने के लिए। देखें, अमेरिका ने हर तरह से कोशिश की कि वो एक तरफा तौर पे अपनी शराइत को मनवा ले और उनको शराइत को मनवाने के साथ साथ उस पर मुसल्लत करने पर भी इसरार करता रहा, लेकिन साथ साथ सालसी की हिमायत भी की और जैसे आपने फरमाया मुमकिन हमले का भी अंदेशा जाहिर करता रहा। मेरे ख्याल में जो मोहसिन नकवी साहब गए और उस पर जो बातचीत हुई वो बहुत एक जुर्रतमंदाना कदम था। अब जो फील्ड मार्शल साहब गए, जिसका इंडिकेशन एक दिन पहले से होनी शुरू हो गई थी कि बहुत बड़ी शख्सियत पाकिस्तान की शायद अमरीका ईरान जाए, तो उसके दो ही रुख बन सकते थे कि या तो ईरान की जो क़यादत है वो इस तरफ आ नहीं रही जो एक मीडियोकर या इंटरमीडिएट सोल्यूशन था, या दूसरा ये है कि मुज़ाकरात हल के करीब होने वाले हैं। मेरी जाती राय ये है कि दो ही इशू रह गए थे, एक अपना होमस और एक न्यूक्लियर के ऊपर भी खास तौर पे एक मीडिएशन सी आनी थी कि जो टाइम फ्रेम है उसको किसी तरह से नरम किया जाए। मुझे ये लग रहा है कि पॉजिटिविटी है, मुज़ाकरात यकीनन अच्छी समत की तरफ जा रहे हैं और कोई पॉजिटिव चीज़ इंशाअल्लाह इस दौर में निकल आएगी और शायद मेरी एक केयर असेसमेंट है कि अगली दफ़ा जो एक दो दिन बाद मुज़ाकरात हों तो शायद पाकिस्तान में ही इसका फाइनल राउंड। अच्छा, मतलब पाकिस्तान में इसका फाइनल राउंड होने की पूरी उम्मीद है। आलम बरोही साहब, आपके ख्याल में इस वक्त मुज़ाकरात क्या फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके हैं? और जो ईरान के मुतालिबात हैं कि एक तो यूरेनियम मुल्क में ही मौजूद रहेगी, आबनाए हुर्मज़ खोलने के हवाले से भी उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं, और जो अपने ज़खायर जो मुंजमद असासे हैं उनके भी अनफ्रीज करने के हवाले से बातें हैं, क्या ये तमाम मुतालिबात पूरे होने की उम्मीद है? ईरान जो है, ईरान की लीडरशिप जो है, क़यादत जो है, वो शुरू से अपने मुतालबात के बारे में क्लियर है। उसको पता है कि उन्होंने क्या कहना है और क्या मांगना है और किन चीज़ों को जो है वो तस्लीम करना है और किन को नहीं करना। तो वो जो है बिल्कुल क्लियर है इस मामले में, कोई यानी बिल्कुल वजाहत के साथ इसमें कोई शक शुबा नहीं है। अगर कोई मुबालगा है या कोई डाउट है तो वो अमेरिका की तरफ से है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब जो है एक तो अपना मुंह बंद रखते नहीं है, धमकियां भी दे देते हैं और साथ में जो है ना वो डिमांड सामने ला रहे हैं जो कि वो जंग में तो हासिल नहीं कर सके, लेकिन वो चाहते हैं कि टेबल पे वो बैठ के ये चीजें हासिल कर सके। तो इस तरह मुज़ाकरात नहीं होते
कि आप धमकियां भी दे दें, थ्रेट भी दे दें, ब्लैकमेल भी कर दें और उनको कह दें कि हम आपको तहस नहस कर देंगे और जी। साथ में मुज़ाकरात भी कर लें। इस तरह नहीं होता। मुज़ाकरात में जो है एक तो रेस्पेक्ट होता है, इक्वल फुटिंग पे मुज़ाकरात होते हैं, और दूसरी तरफ रिस्पेक्ट होता है गिव एंड टेक का। जब तक ये चीज़ नहीं होती तो मुज़ाकरात मुश्किल से कामयाब होते हैं। अब देखें, ईरान ने तो क्लियरली कह दिया कि सबसे पहला जो चीज इम्पोर्टेंट होकर सामने आ गया है, जो दुनिया जिसके लिए परेशान है, दुनिया की जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो मुतासिर हो रही है। इसके लिए चाइना और रूस ने भी यही मुतालबा किया है कि अपना हुर्मुज़ को मैरीटाइम ट्रैफिक के लिए बिल्कुल खोलना चाहिए। तो ईरान कहता है आए इस चीज को हल कर लेते हैं पहले, ताकि दुनिया सेटिस्फाई हो जाए। उसमें उनकी शर्त एक है कि हमारे जो आप लोगों ने सी पोर्ट्स पे जो नाकाबंदी की हुई है उसको खत्म जी। कर लें, और उसके लिए एक प्रोटोकॉल बनाएं जो आइंदा जो मैरीन ट्रैफिक है उसकी पैसेज को जो है अपना हुर्मुज़ से वो कंट्रोल करे या उसको रेगुलेट कर ले। तो इसमें ऐसी कोई कबाहत नहीं है जिसको अमेरिका जो है ना कबूल न कर सके। तो दूसरी चीज जो ईरान की है वो है कि हमारे मुंजमद जितने भी असासे हैं उनके कम से कम आप 30 to 40% रिलीज कर दें। और ईरानी कहते हैं कि जी $150 बिलियन के करीब इन्होंने मुंजमद कर लिए हैं, जबकि अमेरिका जो है 30 सिर्फ बिलियन डॉलर से रिलीज करने के लिए तैयार हो गया था पहले दौर में, जी। या पहले मुज़ाकरा जो एक हफ्ता पहले की बात है ये। और लेकिन उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन ईरान को ये सूट नहीं करता। और दूसरी बिल्कुल। चीज है, ईरान का जो कहना है वो ये है कि इंटरनेशनल लॉ में, यूएन के चार्टर में, और ईरान एक सॉवरेन कंट्री है और वो एनपीटी का जो है वो मेंबर है, उसका सिग्नेटरी है। इस हिसाब से ईरान को जो है वो यूरेनियम जो है वो इस हद तक फॉर पीसफुल पर्पजेस के लिए जो है वो अफसूदगी कर सकता है, सही। उसकी इजाजत है। और इंटरनेशनल लॉ ने दी हुई है, यूएन के चार्टर ने दी हुई है, और वो ये सब कुछ करेगा, लेकिन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन की सुपरविजन में करेगा। तो इसमें कौन सी कबाहत है जो अमेरिका नहीं मानते। अब मैं बताता हूं आपको कि ट्रंप जो है इस वक्त क्या चाह रहा है। जी। ट्रंप चाहता है कि ईरान बिल्कुल एक तो दस्तबरदार हो जाए अपने एटमी प्रोग्राम से, जो ईरान नहीं मान रहा। तो दूसरी चीज जो वो कहते हैं कि जी ईरानी जो है 20 साल 25 साल या 30 साल तक जो है इस चीज से नाबरी कर ले कि वो 30 साल तक जो है यूरेनियम को हाथ भी नहीं लगाएंगे। अब दूर की बात रही कि हम इस प्रोग्राम को 30 साल जो है मुंजमद करके रख देंगे। बिल्कुल। तो ईरानियों ने कहा है उनको कि देखें जी, पहले भी हम 10 साल के लिए मान चुके थे उस ट्रीटी में जिसको आपने खत्म किया था और हमने साइन किया था ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, उसमें 10 साल हम मान गए थे, और भी अब भी 10 साल हम आपको देने के लिए तैयार हैं। तो पहले जो ट्रीटी थी उसकी गारंटी थी 5। आप देख लें कि जो परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उन्होंने दी थी, उसके बावजूद भी ट्रंप साहब ने उसको जो है वो खत्म किया। इसके बाद मुज़ाकरात की जो है वो क्या कहते हैं कि कवर जी। लेके उन्होंने 2 दफा ईरान पे हमला किया है, जो इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है और यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी है। अब चाइना ने और रशिया ने भी कल परसों अपने प्रेस स्टेट में क्लियरली कि ये जो है इस तरह इसके किसी मुल्क पे हमला करना और वो कवर लेके टॉक्स का, और फिर अच्छा, चाइना और रशिया के हवाले से आपने बात की है आलम साहब, तो अरशद मलिक साहब आपसे मैं इस हवाले से जानना चाहूंगी कि चाइना और रशिया की जो अभी मुलाकात हुई है दोनों ममालिक के सरबराहान की, आपके ख्याल में अब इस जंग के हवाले से दोनों ममालिक खुलकर सामने आएंगे? और जैसे कि ट्रंप तो कह रहे हैं कि इस वक्त लेटर ऑफ इंटेंट साइन हो रहा है, लेकिन दूसरी जानिब जो कहना चाहिए इसराइल के जो वजीर आज़म हैं नेतन्याहू, वो ये चाहते हैं कि जंग तभी ख़त्म हो जब ईरान की जो ये मौजूदा रजीम है ये ख़त्म हो। तो दोनों के मामलात में या दोनों की कहना चाहिए पॉलिसीज़ में इतना फ़र्क क्यों आ रहा है?
देखिए सबसे पहले आप ये बात ये क्लियर क्वेश्चन कर लें, जो मुझसे आपने कर बात रही आपने हैं। पूछी, इजराइल की जो रिक्वायरमेंट है वो तो खत्म, वो पूरी नहीं हो सकती। रेजीम चेंज का जो ख्वाब उसने देखा था वो पहले भी शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ और अभी भी रेजीम यही रहेगी। इसलिए मेरे ख्याल में ये वो बिल्कुल ही गैर मंतकी बात कर रहा है। अब दूसरी बात, जो रशिया और चाइना का आपने पूछा, जी एक जी। तो तस्वीरुल कुतुबी निज़ाम की तरफ जब हम चलते हैं तो यकीनन ये पहलू सामने आ रहा है कि रशिया और चाइना ने अपनी स्ट्रेंथ को मजीद इकट्ठा करने की कोशिश की है। साइबेरिया 2 के ऊपर आपने सुना हम्म। होगा कि उसमें सिर्फ प्राइस का इशू है, अदरवाइज जो सप्लाई चेन है उसके ऊपर रशिया ने काफी हद तक चाइना को कन्विंस कर लिया है। हम्म। और एक स्टेटमेंट भी पुतिन साहब ने दी कि ये शायद बहुत गहरी और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है चाइना और रशिया में, तो ये उनके लिहाज से पॉजिटिव है। इसका जो आपका सवाल है, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन ईरान, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज ईरान के लिए चाइना सपोर्ट तो कर रहा है, बट चाइना और रशिया उस तरह एग्रेसिवली नहीं आते जिसकी जरूरत है। हाँ, यूनाइटेड नेशंस में उसको सपोर्ट कर देते हैं, वीटो कर देते हैं, और किसी हद तक जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर है या एआई में और जो सैटेलाइट की पिक्चर्स में, ये डेफिनेटली उनकी हेल्प आ रही है, बट उतना नहीं। अभी जो फोकस है वो मेरे ख्याल में दो चीजों पे है। जी। एक है अबनाए होम्स। अबनाए होम्स के बारे में जो कभी तिजारत की शारक था, ये बात बिल्कुल स्टैब्लिश हो चुकी है कि वो अस्करी मुआसरे और एक कशमकश का मैदान बन चुका है। मैं यहाँ पे आपकी जैसे एक बड़ा जरूरी पॉइंट जो राइटर्स ने आप रिपोर्ट किया है जी वो ये कि बिल्कुल। वहां पे जो 20,000 के करीब मुल्ला हैं, उन बेचारों की जो कि गैर जानबदार समझे जाते हैं, उसका भी तो कोई मुस्तकबिल है, उनके बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा। वो भी तो कई अरसे से उधर बेयारो मददगार बैठे हुए हैं। तो एक अबनाए हुमस का इशू है, दूसरा न्यूक्लियर का इशू है। बाकी सैंक्शंस और जो इसका, ये सारे तय हो जाएंगी। न्यूक्लियर इशू के ऊपर सहूनी सोच है और अबनाए हुमस के ऊपर अमेरिका का एक इखलाकी कद या दुनिया की मईशत डिपेंड करती है। मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान की काविशें हैं वो इन्हीं दो पॉइंट से फोकस कर रही हैं कि किसी न किसी तरह से, आपने ये भी सुना होगा भी जो लेटेस्ट है कि जी। कतर की टीम भी आज नेगोशिएशन में ईरान पहुंच गई है। तो उस बेसिस पे मैं ये समझता हूं कि चूंकि इसको अमेरिका की पुष्टपनाही भी हासिल है, अमेरिका की आशीर्वाद भी हासिल है, तो इस मुज़ाकरात का डेफिनेटली कोई पॉजिटिव आउटकम होगा। बिकॉज जंग एस्टेब्लिश हो चुका कि वो ना तो अपना हुमस खोल सकी और ना ही ईरान को एटमी प्रोग्राम पर मुकम्मल तौर पर खत्म कर सकी, ना उसको बांध सकी। अच्छा आलिम साहब, अगर तो वैसे तो लग रहा है कि काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं क्योंकि अभी बड़ी बड़ी शख्सियात ईरान में मौजूद हैं, तो लगता है कि जंगबंदी की तरफ मामला जा रहा है। लेकिन अगर दोनों जानिब से एक दूसरे के मुतालिबात नहीं माने जाते और फिर से अमेरिका ईरान पर हमला करता है, तो क्या ईरान मजीद सिफारती तन्हाई का भी शिकार होगा, मजीद आलमी तन्हाई का भी शिकार होगा? ये देखिए ना कि इवन जंग से पहले भी ईरान की जो पोजीशन थी, या 40 साल से जो है ना वो सैंक्शन में रह रहे हैं। अमेरिका ने जो है इनके साथ हॉस्टिलिटी का रवैया रखा हुआ है। अब देखिए ना, ईरान ने 28 फरवरी में जो हमला ईरान पे किया गया, अमेरिका ने पूरा जोर लगाया अपना, यानी कि आप देख लें कि 11,000 टारगेट जो है वो उन्होंने उन पर बमबारी की। कौन सा वो उन्होंने कसर कौन सी छोड़ी थी जो अब उसको वो पूरी करेंगे। सवाल ये है कि ईरानी जो है इस चीज से नहीं डरते कि वो हम पे दोबारा हमला होगा या ये होगा या वो होगा। ईरानी चाहते हैं कि जो उसूली बात है, जो उनकी कौमी मुफाद में है, उस पे हम कोई कंप्रोमाइज न करें। अभी भी जो है वो मेरे ख्याल में ईरानी जो है डिग्निटी के साथ रहना पसंद करेंगे, लेकिन जिस तरह ये चाहते हैं कि वो टोटली सरेंडर कर लें और अपने प्रोग्राम को बिल्कुल उनके हवाले करें, ईरानी ये कभी नहीं करेंगे। ये मेरा अपना व्यू है। अच्छा अरशद मलिक साहब, ये भी खबरें थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे थे कि उन्होंने अरब दोस्तों से बात की और उसके बाद ईरान पर हमले के हवाले से उन्होंने मौखर कर दिया फैसला, हालांकि 1 घंटे बाद वो हमला करने वाले थे। ये भी तला थी कि हज वार्निंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला करने का फैसला मौखर कर दिया, क्योंकि इस वक्त सऊदी अरब में भी हज सीज़न चल रहा है और यकीनन अगर ऐसा होता तो एक बड़ा इंसानी बहरान का भी खदशा था और खलीजी ममालिक अमेरिका को फौरी सफारती और सिक्योरिटी इंतबाह भी किया गया। देखिए, सबसे पहले तो ये देखें कि जहाँ तक मजहबी लिहाज से तो ना आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि अमेरिका या इजराइल कोई इस किस्म के एहतराम करेंगे, बिकॉज जब रमजान शरीफ के एहतराम नहीं किया गया तो हज सीजन का,
अगर हज सीजन के ऊपर कोई ऐसा बहरान आता है तो खुदा न खासा वो ईरान की तरफ से अटैक का था, लेकिन ईरान ने अभी तक कोई ऐसा अटैक नहीं किया जो कि अमेरिकन इंटरेस्ट के ऊपर हो। ऐसा ही हुआ जो कि अमेरिकन इंटरेस्ट पे हो, वरना उसने कोई ऐसा गैर जरूरी अटैक नहीं किया। उसकी टारगेटिंग फिलॉसफी और टारगेटिंग जो स्ट्रेटजी थी वो बहुत बेहतर थी। जो दूसरा आपका पॉइंट था कि जो इंसानी बहरान, मेरे ख्याल में खलीजी रियासतें और खासतौर पर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये थी कि यूएई का इसमें आ जाना और अमेरिका को रिक्वेस्ट करना, वो उनके अपने सर्वाइवल के लिए, नॉट के कोई इंसानी बहरान है। बिकॉज खुदा न खास्ता अगर अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करता है तो ईरान के पास तो बस लास्ट डिच ऑप्शन थी, तो उसने तो उन खलीजी रियासतों पर हमला करना ही करना था जिसमें खास तौर पे यूएई का शामिल था। और अगर यूएई की वो सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन और सेटअप्स पे हमला होता है जिसमें फुजेरा का ऑयल डेपो है या सैनिटेशन प्लांट्स हैं, बहरीन कुवैत के हैं, तो वो फिर उन मुल्कों के लिए बहुत बड़ा बहरान हो सकता है। और मेरे ख्याल में जो अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट जो मैंने पहले भी कहा कि कतर ने आके कहा कि मैं मुज़ाकरात में सालिस बनने की कोशिश करता हूँ, हालांकि अमेरिका ने बबांगे दोहल ये कहा है कि वी एडमायर पाकिस्तान एंड वी आर रिलाइंग ऑन पाकिस्तान। मेरे ख्याल में इस सारी जो बहस हम कर रहे हैं ये पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है, कोई ना कोई आउटकम जरूर निकलेगा, भले वो फ्रेजाइल हो जैसे कि पहले है, लेकिन अमेरिका इस वक्त ये समझ चुका है कि वो जो एस्केलेशन ट्रैप उसने बनाया हुआ था, उस एस्केलेशन ट्रैप को उसको लोअर करना पड़ेगा और एक मुतबादिल मनसूबा प्लान बी जिसकी बात हो रही थी अपना हुमस को, वो भी कामयाब नहीं होगा अनलेस इन 2 पॉइंट्स के ऊपर वो कुछ ना कुछ लीवरेज ईरान को दे और वो उसको देनी पड़ेगी। अच्छा, इस वक्त लबनान में भी गजा वाला इंसानी बहरान शुरू हो चुका है और इस हवाले से इसराइल ने लबनान के जिस तरह कस्बों पर, गाँव पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया है, तो क्या ईरान लबनान का मसला हल किए बगैर इस जंग में मजीद बातचीत आगे बढ़ाएगा? आलम बरोही साहब, आप बताइएगा। देखिए, एक चीज मैं बता दूं, ये मेरी फीलिंग है और मेरा अपना तज्जिया है कि आप उससे इख्तिलाफ कर सकते हैं कि नेतन्याहू साहब जो हैं, इस्राएली प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, वो नहीं चाहते कि ईरान के साथ कोई मुज़ाकरात के जरिए कोई हल निकले, ये कह ले। वो तो चाहते हैं कि किसी तरीके से ईरान को तबाह बर्बाद किया जाए, उसकी मौजूदा जो क़यादत है उसको बिल्कुल तहस नहस कर दिया जाए और वहाँ पे एक नई क़यादत खड़ी की जाए जो इनके लिए पिलाएबल हो, जो इनके कहने पे चले। तो क्योंकि देखिए ना, इसराइल को इस जंग से क्या फायदा हुआ? उन्होंने जो इब्राहिम ट्रीटी के तहत जो आगे एडवांस कर रहे थे टूवर्ड्स देयर प्रोजेक्ट जो था ग्रेटर इसराइल का, और हर एक अरब कंट्री के साथ साइन करके उसको अपने सिक्योरिटी अम्ब्रेला के नीचे ला रहे थे। अब इस जंग के बाद वो तो ट्रीटीज का जो प्रोसेस था वो तो बिल्कुल एक लिहाज से स्टैग्नेटेड हो गया, एक जगह खत्म हो गई ये चीज। बल्कि इस जंग से ईरान एक पावर बन के उभरा है और खलीजी जो ममालिक हैं उनकी नजरें जो है ऑटोमेटिकली वो ईरान की तरफ आ रही हैं कि इस ताकत को वो किस तरह नजरअंदाज करें। क्योंकि सिक्योरिटी के मामले में जितने भी अमेरिकन अड्डे वहां रखे हुए थे, उनको ये खुशफहमी थी कि ये अमेरिकन अड्डे जो है ये इनकी हिफाजत के लिए है। एक्चुअली हिफाजत अपनी जगह पे है, लेकिन ये अड्डे जो है ये इसराइल की मुफादात को मजीद तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए थे कि मिडिल ईस्ट में उसको एडवांस किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। तो ये चीज जो है ना अरबों को समझ में आ गई है और वो इसलिए चाहते हैं कि ये जंग जो है ना यहीं पे खत्म हो और इनको फर्दर नुकसान उठाना ना पड़े। अब ईरान ने कहा है कि अगर दोबारा आप हमारे ऊपर हमला कर देंगे तो अब ये जंग मिडिल ईस्ट से भी आगे जाएगी। आई डोंट नो कि वो ये क्यों कह रहे हैं। या तो इंटरकॉन्टिनेंटल उनके पास कोई मिसाइल आ गए हैं या ऑलरेडी हैं वो जो उसको चला सकते हैं। तो मैं ये बता दूं आपको कि ये जंग फिर तो मुझे खदशा ये है कि अगर इन्होंने दोबारा हमला किया तो ये जंग जो है कि आलमी जंग में तब्दील हो सकती है। क्योंकि इस दफे जो चाइना और रशिया की तरफ से जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है वो बड़ा बोल्ड है और अमेरिका को उन्होंने क्लियरली बताया हुआ है कि आपने यहाँ जो है ना इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी की है
आपने यहाँ ज्यादती की है, आपने उनकी क़यादत को मारा है, आपने उनके सीनियर मिलिट्री रैंक्स को मारा है, ये कानून की खिलाफ वर्जी है। बिल्कुल। तो अब मेरे ख्याल में अगर वो अमेरिका इस मैसेज को अगर लाइटली लेता है तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि फिर दुनिया जो किसी और तरफ चली जाएगी, फिर ये जंग जो है ना मिडिल ईस्ट की जंग। आपने बिल्कुल ठीक कहा। ईरान वैसे कह चुका है अगर ये जंग दोबारा शुरू हुई तो ईरान सरप्राइज देगा। यकीनन ये काफ़ी ज़ुमाइनी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आलम बरोही साहब और एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अमेरिका और इसराइल ने जंग के दौरान ईरान के 90% दिफाई ढांचे को तबाह करने का दावा किया था और कहा था कि ईरान को अपनी डिफेंस इंडस्ट्री की बहाली में कई साल लगेंगे। लेकिन अपनी एक हालिया रिपोर्ट में CNN ने अमेरिका और इसराइल के ईरान से मुतालिक दावों की कलई खोल कर रख दी है। अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने यह बताया है कि सीज फायर के शुरू होते ही ईरान ने दिफाई सनतों की बहाली का काम शुरू कर दिया था और अब ईरानी दिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में जो कहा जा रहा था कि साल लगेंगे, वो सिर्फ चंद महीने उसमें हायल हैं। ईरान पहले से ड्रोन तैयारे, मिसाइल जखीरा और कोस्टल डिफेंस सिस्टम रखता है और सीज फायर के दौरान ईरान ने अपने मिसाइल और ड्रोन्स के कारखानों में फिर से हथियार ढालने शुरू कर दिए हैं। और आज की अगर हम बात करें तो ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स की सलाहियत अमेरिका के लिए एक बड़ा चैलेंज भी बनी हुई है। ये ईरान के वो सस्ते हथियार हैं जिन्हें रोकने के लिए अमेरिका 4 मिलियन तक के क्रूज मिसाइल इस्तेमाल कर चुका है और 84 रोज़ा जंग में अमन के 44 दिन ईरान ने गनीमत जाने और अपना तबाहशुदा दिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से खड़ा कर लिया। इस कामयाबी के पीछे क्या चीन और रूस हैं या ईरानी अज़म ही काफ़ी है, इस पर हम बात करेंगे। एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब और सीनियर तज्जियाकार वाशिंगटन से हमारे साथ हैं फयाज रहमान साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। आमिर साहब, आपसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि ईरान ने इन 44-45 दिनों में एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि ख़ुद को पहले से ज़्यादा मजबूत कर लिया है। इसकी वजह क्या है? जो ये वक्फा था, क्या ये ईरान के लिए इतना काफ़ी था कि वो फिर से अपने पाँव पर खड़ा हो जाता? जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ईरान ने जो अपनी फैसिलिटीज़ जिनसे रिस्पॉन्ड भी किया अमेरिका को और इसराइल को, और दुनिया ने भी देखा कि उन्होंने ना सिर्फ ये कि जितने हमले उन पे हुए उनको बर्दाश्त किया, उनका काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, उनके काफ़ी लोगों की कैजुअलिटीज़ हुई, लीडरशिप को ख़त्म किया गया। लेकिन जो उनकी जिस तरह इजराइल तैयारी कर रहा था और अमेरिका पिछले कोई 30 साल से कि ईरान के ऊपर अटैक करना है और उनको जो रजीम चेंज करनी है और उनके तमाम न्यूक्लियर असासों का को तबाह करना है, जी जी। तो वो चीज़ जो है इसी तरह से ईरान की भी तैयारी थी कि उन्होंने किस तरह से इस हमले के अगेंस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। क्या उनके डिसेंट्रलाइज तरीके से उन्होंने इस ऑपरेशन को कामयाब बनाना है और किस तरह से उन्होंने उसके बाद उसको रिस्पॉन्ड करना है ताकि वो जितने भी उनके अमेरिका के इत्तेहादी हैं जो उनके नेबर्स में मौजूद हैं ईरान के, उनको भी तकलीफ पहुंचे और इजराइल तक भी जो है उनके मिसाइल जाएं और ड्रोन जाएं। तो ये उन्होंने एक एसिमेट्रिक तरीके से अपनी तैयारी रखी और बहुत अंडरग्राउंड उन्होंने इन चीज़ों को महफूज किया। उनकी अगर आप तमाम ऑपरेशंस देखें और तमाम उनकी जो है इक्विपमेंट को देखें या मिसाइल प्रोग्राम को देखें या ड्रोन्स को देखें, तो दे आर डीप अंडरग्राउंड। मतलब न्यूक्लियर तो है ही है, लेकिन बाकी चीज़ों को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा महफूज किया हुआ है और ये तैयारी वो कई दहाइयों से कर रहे थे और उस तैयारी का उनको एक सक्सेस भी हुई, जिसकी वजह से उन्होंने ना सिर्फ ये कि नुकसान पहुंचाया बल्कि कॉस्ट को इतना इंक्रीज कर दिया अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए और उन इत्तेहादियों के लिए भी जो उनके नेबर्स थे कि उनकी एक अभी तक डैमेजेस जो हैं वो ईरान को तो अपने भुगतने पड़ रहे हैं, लेकिन इन तमाम ममालिक को भी हर तरह से नुकसान हुआ और कॉस्ट बहुत इंक्रीज हुई। आप ये देखें कि अभी रिपोर्ट आई है और इसका पहले भी जिक्र किया जाता था कि अमेरिका के तकरीबन 42 जहाज जो हैं वो तबाह हुए। जी जी। ये मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी जंग में पिछले 40 सालों में अमेरिका ने इतने जहाज जो हैं लूज किए हैं या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि 42, इवन वियतनाम की वॉर में भी उनकी मतलब डॉग फाइट्स होती थी और उन्होंने जहाज लूज किए, लेकिन जिस लेवल के जहाज यानी कि उनके एयर-टू-एयर रिफ्यूलर्स, उनके C-130s, उनके एवेक्स, उनके हेलीकॉप्टर्स, उनके F-35, उनके F-15 जो लेटेस्ट हैं वो सब तबाह हुए इस जंग के दौरान। तो
ईरान ने अपनी तैयारी रखी थी और उसको देखते हुए जो ज्यादातर चीजें थी वो ईरान के अंदर ही से बन रही थी, यानी बिल्कुल। इंडिजिनाइजेशन मौजूद थी ईरान के पास। और वो ये तमाम चीजें खुद बना रहे हैं, हत्ता कि उनके जो इंजन है, उसकी जो जहाज जो ड्रोन्स है, उनकी एवियोनिक्स है, उनके फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है, वो तमाम ज्यादातर ईरान के अंदर, और ऑफ कोर्स मिसाइल प्रोग्राम भी वो बहुत आगे तक लेके जा चुके हैं। इसके मुतालिक एक रिसेंटली आर्टिकल भी आया था अल जजीरा में कि टेक्नोलॉजी वाइज ईरान ने अपनी मतलब पिछली जब से सैंक्शंस लगी हैं बहुत तरक्की की है। और शायद मेरा ख्याल में इस वजह से क्योंकि वो उनकी सर्वाइवल की एक जंग थी, बिल्कुल। उनकी मतलब बेसिकली उनका जो दिफा था और इस मुल्क को बचाना था, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर और उसी की एसिमेट्रिक इस्तेमाल से ही बचा सकते थे। और उन्होंने अपनी तमाम कंसंट्रेशन जो है इसके ऊपर लगाई है। और ये देखें तो उनकी टेक्नोलॉजी इस वक्त, अभी तो वो ओपन नहीं हुए कि एक्सपोर्ट नहीं कर सकते चीजें, लेकिन अभी भी शायद ड्रोन्स जो हैं वो उनके रशिया में भी गए हैं और उसकी कॉपी बनी है, यूक्रेन में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये एक बहुत सक्सेसफुल मतलब ड्रोन टेक्नोलॉजी इन्होंने इस्तेमाल की और उससे बिल्कुल। काफी नुकसान पहुंचाया। और उसकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी उनके पास बहुत है कि वो वाफिर मिकदार में जो है वो हर महीने ये ड्रोन बना सकते हैं और जो बना रहे हैं। तो अभी उनका एक मैसेज भी आया था उनके मिलिट्री कमांडर की तरफ से कि इस दफा अगर उन पे हमला हुआ तो उनका जवाब और ज्यादा सख्त होगा और संगीन नताइज उसके भुगतना पड़ेंगे अच्छा, अमेरिका को यहाँ भी और पर इसराइल को भी। अमरीकी इस सलाहियत पर वजह भी एक से बहुत बड़ा सवाल है फैज़ रहमान साहब, क्योंकि इतनी छोटी मुद्दत की जंग में अमरीका के, जैसे कि रिपोर्ट में भी बताया गया है कि 42 तैयारे तबाह हुए। अमरीका जैसे मुल्क के लिए जिसकी टेक्नोलॉजी सबसे आगे है, उसके 42 तैयारे तबाह होना यकीनन अमरीका के दिफाई निज़ाम पर एक सवालिया निशान भी है। तो इसको हम कहें कि अमरीका ईरान के बारे में जो अंदाजे थे वो गलत लगा सका था, जिसकी वजह से अमरीका का अपना नुकसान भी इतना बड़ा हो गया, और इसराइल जैसा मुल्क भी जिसकी टेक्नोलॉजी इस वक्त दुनिया में सबसे आगे है। जी आशा, देखिए सबसे पहली बात तो ये कि इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान ने अब ऑलमोस्ट देखिए 3 महीने होने वाले हैं इस जंग को। इस पूरे अरसे में जो सियासी और फौजी हिकमत अमली इसमें डेफिनेटली एक बरतरी हासिल की है और इस बिल्कुल। दुनिया को दिखा दिया है कि उनकी हिकमत अमली, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि खुद अमेरिका में और दीगर वेस्टर्न कैपिटल्स में इस बात को माना जा रहा है और खुलेआम ये बात हो रही है कि इस वक्त जो स्ट्रेटेजिक जहां तक एक मुकाबले की बात है, ईरान ने उसमें फतेह हासिल कर ली है। यानी इस वक्त अमेरिका और इजराइल एक स्ट्रेटेजिक डिफीट का शिकार हो चुके हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मामला जो हैं वो बहुत अच्छे हो गए हैं, ना सिर्फ ईरान के लिए, क्योंकि उसने अपनी हिकमत अमली साबित कर दी है, फौजी हिकमत अमली, जैसे कि अभी हमारे कॉलीग ने भी फरमाया कि ठीक है, आपने ये ज़रूर साबित कर दिया है कि आपकी कौम भी आपके साथ है सियासी तौर पर। आपका जो स्ट्रक्चर है, आपका जो एक पूरा जो सरकारी जो जिसे कहना चाहिए, जिसको एक रजीम चेंज की बात हो रही थी, वो भी नहीं हो सका और आपने बेपनाह नुकसान भी पहुंचाया और अपने आप को तैयार रखा है आइंदा हमलों के लिए भी। लेकिन इसमें देखिए एक बहुत बड़ा फैक्टर आयशा जो समझने की बात है, खुद आई एम श्योर के ईरानी और खुद यहाँ हमारे अपने जो तज्जियाकार हैं वो ध्यान में जरूर रखेंगे जी। कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये जंग मिलिटरीली, सिफारती तौर पर और बिल्कुल कंसेंसस के साथ दुनिया के जीत चुके हैं, या दूसरे जो फरीक हैं खुसूसन इजराइल और अमेरिका, उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। तो ये जंग उस वक्त तक पूरी नहीं होगी, कंप्लीट नहीं होगी, जब तक कि इन तीनों में से दो तो जरा एक ही तरफ हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि ईरान अमेरिका में से कोई एक फरीक बाकायदा शिकस्त तस्लीम ना कर दे कि एक सरेंडर जो लेकिन फैज डॉक्यूमेंट होता साहब, है, जिस तरह ये जंग हुई डिक्लेरेशन ऑफ है, सरेंडर, अगर हम वो साइन ना करे, और साइकोलॉजिकली वो नहीं देखें वो तो नहीं लग दुनिया रहा। ये बात मान चुकी है कि साइकोलॉजिकली ईरान ये वॉर जीत चुका है। वो आपकी बात भी ठीक है नहीं, कि देखिए, जाहिर सी बात है जब तक नहीं, इसका सही कोई है। नतीजा नहीं आता। जी जी। नहीं, मैं कहना का मकसद ये है कि अब आप लेट्स मतलब अब नाउ मूव फॉरवर्ड, ठीक है, आपने एक साबित कर दिया, लेकिन इस वक्त जो ईरान की जो सिफारती तन्हाई है वो भी बिल्कुल उरूज पर। आप देखिए, बिल्कुल। सिवाय चंद ममालिक के, जिसमें पाकिस्तान भी है जो कि दोस्त मुल्क है, पड़ोसी है, तो वो भी उसका बहुत हद तक साथ दे रहा है सिफारती लेवल पर, लेकिन ईरान इस वक्त शदीद सिफारती तन्हाई का शिकार है और लामहला इनको एक लेवल पर जाकर किसी न किसी सतह पर एक इस बात का फैसला करना पड़ेगा कि अब हम अपना हाथ ओवर प्ले नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब हमें एक सीरियसली
नहीं, हमें भी अमेरिका और इज़राइल की तरह एक एग्ज़िट, एक रास्ता चाहिए और वही मौका इस वक़्त आज है कि आज देखिए एक बहुत बड़ा अहम वाक़या है ये कि एट द टॉप लेवल पाकिस्तानी लीडरशिप फील्ड मार्शल फिर दूसरे से कतर भी वहाँ पहुँच रहा है और फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यहाँ वाशिंगटन इस वक़्त वाशिंगटन में नहीं है, जी, स्वीडन में उन्होंने वहाँ पर जो बातें की हैं स्विट्ज़रलैंड में मैं आई मे बी मिस्टेकन हियर तो बहरहाल यूरोप में बैठ के जो बातें वो कर रहे हैं, तो इस वक़्त है एक रास्ता कि जो अपनाया जाए। लेकिन अभी भी मुझे ये लगता है, देखिए अभी पूरी तरह से कुछ चीज़ें आई हैं, कहा जा रहा है कि एक इंटरम डील होगी, यानी एक आर्ज़ी डील होगी, 1 पेज का एक डॉक्यूमेंट साइन किया जाएगा, जिसे इस्लामाबाद डिक्लेरेशन कहा जाएगा। इट्स ओके, हर चीज़ ठीक है। लेकिन क्या ये आर्ज़ी जो एक माहिदा होगा, क्या ये एक मुकम्मल, एक मुस्तहकम, एक माहिदा और एक अमन का एक पैगाम्बर हो सकता है कि आपको वो मिल सकता है कि जो आप समझ रहे हैं कि हमको एक यानी जो एक इकोनॉमिक इस वक़्त जो एक मेल्टडाउन है पूरी दुनिया में, वो भी हासिल मैं ये समझता हूँ कि इस वक़्त ईरान को के लिए बहुत अच्छा मौका है कि अपनी जो हिकमत अमली उन्होंने साबित कर दी है, अब उनको थोड़ा-सा पीछे हटना पड़ेगा, ख़ुसूसन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मामला है, जी, जी। उन्होंने अब जो एक नई बाउंड्रीज़ और नया मैप इश्यू किया है और उस पे इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो अब फुजैरा और ओमान और दीज़ जो यूएई के जो वाटर्स हैं, वो भी उनकी सॉवरेनिटी में आते हैं। तो ये वो ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं समझता कि न सिर्फ़ ये कि उस रीजन में उसकी कोई एक्सेप्टेंस होगी, बल्कि पूरी दुनिया जो है इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं है और अब यही एक मौका है कि यहाँ से किस तरह से इस सिचुएशन से पूरी दुनिया को निकाला जाए और आज फील्ड मार्शल का वहाँ मौजूद होना, कतर का वहाँ मौजूद होना और फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का बीजिंग पहुँचना बहुत ही एक अहम वाक़यात इस जी, वक़्त हो रहे बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। तारीख़ी वाक़यात हो रहे हैं और इसका मतलब एक और भी है वाज़ेह तौर पर कि खुद चीन भी बिलवास्ता इस वक़्त जो है इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व्ड है और ट्रम्प का जो दौरा हुआ उसके बाद आपने देखा है कि पुतिन वहाँ पहुँचे, तो चीन भी इस मामले में एक अहम किरदार आपको बिल्कुल एक अहम किरदार प्ले है करता और हुआ नज़र आ रहा है। इनडायरेक्ट शायद वो इतना खुलकर वो सामने नहीं आ रहा, लेकिन इनडायरेक्ट चीन का पूरा किरदार इस तमाम तर प्रोसेस में है। आमिर साहब, इतनी सफारती तन्हाई के बावजूद अगर ईरान अपना जो दिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर है फिर से खड़ा करने में कामयाब हो रहा है, तो फिर हम ये कहें कि अरब मुल्क जो वैसे ही इस जंग की वजह से बहुत मुतासिर हुए, वो उनके लिए खतरा बनता जा रहा है? जी देखें, जिस तरह मेरे साथी ने बताया कि ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत नुकसान हुआ है और इसमें कोई शक नहीं कि उनकी कॉस्ट जो है बहुत ऊपर चली गई है। इस दफ़ा लेटेस्ट आ रहा था कि 115% तक उनकी फूड इन्फ्लेशन हो चुकी है और उनके जो रोज़मर्रा की अशिया हैं और कॉस्ट ऑफ मतलब फूड के अलावा एनर्जी और जो मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत इंक्रीज हो चुकी है, बड़ी हुई है ईरान में, इसमें कोई शक नहीं। और इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बहुत तबाह किया है, ब्रिजेस जो कि रोजमर्रा के लिए इस्तेमाल और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बहुत नुकसान पहुंचा है। और ये बात भी ठीक है कि उनको बैनुल-अक़वामी तौर पे जो है डिप्लोमेटिकली एक तन्हाई है और उसकी मेन वजह अमेरिका और उसके इत्तेहादी हैं। और उस लिहाज से अगर देखा जाए, देखें इस एक कंट्री पे एक मुल्क पे जब आप एग्जिस्टेंशियल थ्रेट वाला एक नाफिज कर दें और उसके ऊपर हर वक्त वो खतरा मंडला रहा हो, तो उसको अपने सर्वाइवल के लिए एक जंग लड़नी पड़ती है और वो हमेशा उसमें जो है उसका हर सिटीजन, उसका हर शहरी जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है और उसमें एक अपना हक और अपना हिस्सा अदा करता है। जिस तरह ईरान की, मैंने आपको ने टेक्नोलॉजीज की बात की, ईरान के सर्वाइवल की बात की, इतने अरसे से 4 दिहाइयों से वो जो है सैंक्शंस में है। अगर आप पाकिस्तान का भी वो पीरियड देखें जब पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगी थी, तो वो आपका गोल्डन पीरियड था फॉर योर इंडिजिनाइजेशन ऑफ वेपन इक्विपमेंट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ योर फ्यू की टेक्नोलॉजीज। तो वो चीजें जो है जब ये सर्वाइवल वाला एलिमेंट आ जाता है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो जाता है, तो कौमें फिर जिंदा कौमें उस पर खड़ी होती हैं और वो फिर अपनी नीश टेक्नोलॉजीज को जो है वो आगे लेकर चलती हैं। अपने सर्वाइवल के लिए जो चीज़ चाहिए होती है उसको वो हर तरीके से कोशिश करती हैं कि उसके ऊपर एक कंट्रोल लिया जाए और उस पर काबू हो और उसको आगे ले जाए। तो ये चीज़ ईरान की जो है सिटीजन, ईरान की लीडरशिप में भी नजर आई है, उनके लोगों में भी नजर आई है और इस वजह से वो इतनी तन्हाई के बावजूद
उन्होंने अपनी इकोनॉमिकली आप देखें उनका जो करेंसी है उसको देखें तो पता नहीं कितने मिलियन का हो चुका है, 1.8 एक डॉलर जो है जी। ईरान की करेंसी के मुताबिक। तो वो चीजें तो इन्फ्लेशन वगैरह तो बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन वो एक अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं और उसके लिए उन्होंने जो रिस्पॉन्स दिया है इस जंग में वो शो करता है कि दे वांट टू सर्वाइव। वो एक जिंदा कौम है और उनको सफरिंग और सेक्रीफाइस का एक एक उनको आदत भी है और वो कर सकते हैं और फिर भी वो अपने पाँव पे खड़ा रह सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि तन्हाई ज़रूर है, लेकिन जिस तरह आपने भी ज़िक्र किया कि चाइना जो है उसका विज़िट जो है इनके फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान के उसको वेलकम किया था जब अमेरिकन प्रेसिडेंट उधर गए, और इसी तरह रशियन और चाइना जो एक किस्म की थोड़ी बहुत एक अपना रोल प्ले कर रहे हैं उसको बड़ा पॉजिटिवली देख रहा है ईरान। और रशिया और चाइना की एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ईरान के साथ, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ईरान जो है वो एक फेल्ड स्टेट बने, या वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि हॉर्मुज़ का जो कंट्रोल है वो अमेरिका के पास या उनके इत्तेहादियों के पास जाए। और वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि किसी तरह से ये पूरा एरिया जो है रीजन, इसमें अनसर्टेनिटी, वॉलेटिलिटी और हर तरह की ये इंस्टेबिलिटी जो है वो आए, क्योंकि चाइना के कनेक्टिविटी जो है उस वो मुतासर होती है, चाइना की अपनी ट्रेड मुतासर होती है। और चाइना के पास जो ऑयल है ईरान का 80% चाइना के पास आता है। तो ये चीज़ें चाइना के मुदाखलत रहेगी और चाइना डेफिनेटली एक पॉजिटिव रोल प्ले करेगा। ईरान मे नॉट कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड के से तो होगा वो, और जिसे आप ग्लोबल नॉर्थ कहते हैं, लेकिन चाइना और रशिया की एक पार्टनरशिप भी रहेगी और किसी हद तक एक चैनल चलता रहेगा जिससे वो अपना एक किरदार अदा करते रहेंगे। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान बीइंग अ नेबर जिसको सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है उसकी चीज नजर भी आ रही है, और उन्होंने डेफिनेटली पाकिस्तान ने एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है और अभी तक कर रहा है। और पाकिस्तान को वो एक की नेगोशिएटर के तौर पे अमेरिका भी देख रहा है, ईरान भी देख रहा है और सारी दुनिया देख रही है। तो ये इसका जो भी इख्तिताम पजीर होना है इस पूरे मार्के का और जो भी सुलह सफाई होनी है उसमें पाकिस्तान का एक अहम किरदार रहेगा और किसी ना किसी नतीजे पे इन्हें पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि जो भी कॉस्ट है हॉर्मुज़ की और उसके ब्लॉक होने की वो ईरान भी भुगत रहा है उतनी ही जितनी कि बाकी दुनिया भुगत रही है। और ये आप कह लें कि ये जो मैडनेस है एक किस्म की, ये बहुत अरसे तक जारी नहीं रह सकती, क्योंकि पूरी दुनिया के ऊपर एनर्जी की और फूड की जो कॉस्ट है और जो शॉर्टेज बिल्कुल। है वो हो रही है, और वो जितनी अरसा ये ब्लॉक रहेगा उसकी वो कीमत जो है वो बढ़ती रहेगी और आम शहरी जो है वो मुतासिर होगा। और अमेरिका के ऊपर भी ये प्रेशर बहुत आ रहा है। देखिए अमेरिका के अंदर भी इन्फ्लेशन इज ऑल टाइम हाई आजकल, और सिमिलरली द कॉस्ट ऑफ, मेरे भाई बताएंगे जो अमेरिका से अभी आपके साथ हैं भी शरीक, कि जो कॉस्ट ऑफ एनर्जी है, जो फ्यूल की कॉस्ट है वो भी ऊपर चली गई है बहुत ज्यादा। आपने बिल्कुल तो ठीक ये कहा। प्रेशर अमेरिका जो है में जो लीडरशिप पे आ गैस की रहा है। कीमतें हैं उनमें भी 50% इजाफा हुआ है और यकीनन इसी से अंदाज़ा हो जाता है कि वहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ भी और बाकी इंडस्ट्री भी गैस पर चलती है, तो वो कितना इस चीज़ से मुतासिर हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब और सीनियर तज्जियाकार से हमारे साथ फैज़ रहमान साहब मौजूद थे। एक ब्रेक से वापस आएंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की मईशत के जहाज़ को 79 सालों से तूफानों में घिरा और बहरानों से लड़ता देख रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि हम आज तक अपनी मुआशी समत सुधार सके, न अरबों डॉलर के कर्ज से जान छुड़ा सके। आज भी मुल्क की मईशत IMF के 25वें प्रोग्राम का बोझ उठाए हुए है, हमेशा की तरह इस उम्मीद पर कि इस बार आलमी मालियाती इदारे का ये आखिरी प्रोग्राम होगा और 2027 में मुल्क की मईशत सही डगर पर आ जाएगी। देखते हैं इस बार क्या होता है। फिलहाल तो IMF की शराइत हैं जो थमने का नाम नहीं ले रही, और सवाल ये है कि पिछले माली अहदाफ पूरे ना हो, IMF नई शराइत ना लगाए तो और क्या करे। और सवाल ये भी है कि IMF मुआहिदे में तयशुदा अहदाफ पूरे ना होने का जिम्मेदार किसको ठहराए। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के मुशीर खुर्रम शहजाद साहब। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जंग की वजह से पेट्रोल महंगा हुआ समझ आती है, लेकिन पेट्रोल पर लेवी टैक्स बढ़ाना समझ से बालातर है। जब भी टैक्स शॉर्टफॉल का सामना हो तो हुकूमत ने आसान हल बना लिए कि पेट्रोल लेवी बढ़ा दो। अब यहाँ पर मामला यह है कि टैक्स काबिल टैक्स इनकम वाले नहीं देते, लेकिन लेवी की सजा मोटरसाइकिल सवार मजदूर को भी दे देते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। अच्छा देखें, आप अगर जंग से पहले का और जंग के बाद का पूरा अगर एक असेसमेंट करें तो जंग से पहले जो है भी लेवी थी और सेल्स टैक्स नहीं था। हर प्रोडक्ट पे जैसे सेल्स टैक्स होता है, तकरीबन 4 प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान में, डीजल है, पेट्रोल है मेनली, उसके बाद फिर आई थिंक लाइट डीजल ऑयल है, केरोसिन है।
इन पे सेल्स टैक्स नहीं है 18% जो हर प्रोडक्ट पे होता है, हर कंजम्पशन वाली प्रोडक्ट पे होता है। इन पे काफी टाइम से सेल्स टैक्स नहीं है। तो लेवी जो है उसका एक मकसद है, आपको पता है, और उसमें एनवायरनमेंट का भी है, कार्बन का भी है, कार्बन लेवी, और फिर एनवायरनमेंट का भी उस पर इम्पैक्ट है। और ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जो कि पोल्यूशन फैलाती हैं, इसको कम करने के लिए ये लेवीज जो है लगती हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान का जो है वो फिनोमिनन नहीं है, ये पूरी दुनिया जी। में आप अगर उठाएं और प्राइस ब्रेकअप्स लें तो काफी सारे कंट्रीज में लेवीज और सेल्स टैक्स ये सब शामिल होते हैं। हमारे यहाँ सेल्स टैक्स इसलिए नहीं है, उसका एक इम्पैक्ट भी आता है। तो लेवीज का ये एक बैकग्राउंड मैंने आपको दिया। और सही। इसके साथ साथ आप बिफोर वॉर देखें तो उसमें आपको लेवीज जो है वो लगी भी थी और कीमत एक सर्टेन पॉइंट पे थी। पर जब वॉर हुई है उसके बाद आपको पता है कीमतें कहाँ से कहाँ गई हैं। गवर्नमेंट ने पहले एक मरतबा कीमत बढ़ाई और उसके बाद 3 हफ्ते तक कीमत रोक ली। आपको ये अच्छी तरह पता है, ये फैक्ट्स है, मैं ये कोई नई ऐसी चीज नहीं बता रहा जो कि पता ना हो। और उन 3 हफ्तों के दौरान आपको पता है डीजल की कीमत तकरीबन 3 गुना हो गई। $88 से उठ के वो जो है मेरे ख्याल में कोई उस वक्त $200 पे पहुंच गई थी, और फिर 250 पे भी गई और 350 पे भी गई, क्योंकि प्रीमियम्स बढ़ गए थे, शिपमेंट कॉस्ट बढ़ गई थी, क्योंकि जगह जी। बंद थी। 20% आपका तेल और गैस यहाँ से गुजरता है, वो बंद आज भी है। तो उसकी वजह से फिर पेट्रोल का भी ये हुआ, पेट्रोल भी 50-60% बढ़ गया, फिर तकरीबन डबल भी हुआ, तकरीबन 250 पे पहुंचा। आज भी पेट्रोल $127-28 पे ऑन एवरेज जो है खड़ा है। मैं ये बता रहा हूँ डॉलर पर बैरल, जबकि आपका खाम तेल जो है वो $100 $104 के पास है। पेट्रोल की कीमत अभी भी ज्यादा है और डीजल की कीमत अभी भी आप अगर पिछली एवरेज देख सकते हैं तकरीबन $158 पर बैरल पे आज भी खड़ी है। और गवर्नमेंट पाकिस्तान ने फुल प्राइसेस तो पास ऑन उस तरह से की नहीं कभी, जिस तरह से होनी चाहिए थी, पूरी दुनिया में हुई। सही। और इसके साथ साथ लेवी जो है वो आपको पता है, जी। एक और पॉइंट मैं आपसे ऐड करता हूँ, जो डीजल पे लेवी है वो बिल्कुल जीरो हो गई थी 3 हफ्ते के लिए, और सिर्फ पेट्रोल पे थी। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर बैलेंस हो गया दोबारा। तो देखें बात यह है कि लेवी तो पार्ट थी, और दुनिया में होते हैं टैक्सेस और लेवीज पेट्रोलियम प्रोडक्ट का पार्ट, उसमें ऊपर उतार चढ़ाव इसलिए किया गया गवर्नमेंट ताकि मेंटेन कर सके कि सारा का सारा पास ऑन ना हो। लेकिन इससे बड़ी बात क्या है? इससे बड़ी बात यह है कि जो वो हिस्सा, वो सेगमेंट जो कमजोर तबका है हमारा, उसमें मोटरसाइकिलिस्ट भी आते हैं, उसमें और बहुत सारे लोग भी आते हैं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है उसके अंदर एग्रीकल्चर इकोनॉमी भी है, उसके अंदर रेलवेज भी हैं जहाँ जहाँ से एक आम आदमी सफर करता है एक शहर से दूसरे शहर। इन सब पे आप देखें ना सिर्फ ये कि कीमतें रोकी गई, बल्कि बाइकर्स को $2000 पर मंथ दिए गए। ये जी। ऑल्दो आप हम कह सकते हैं कि जी ये जो है काटी, पार्लियामेंटेरियन सेनेटर्स ने सैलरीज कंट्रीब्यूट की, बोर्ड्स ने उनकी जो सैलरीज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आज भी, और 1 महीना और उसमें बढ़ा दिया। कहने का मतलब ये है वल्नरेबल सेगमेंट, वो सही। तबका जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता था, उसको सपोर्ट देने की कोशिश की और सपोर्ट दी। उसके साथ साथ कीमतें उन पे भी ऐड की जो कि अफोर्ड कर सकते हैं। अगर एक लैंड क्रूजर वाला, एक बड़ी गाड़ी वाले जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो उन पे तो कीमतें उनको मार्केट की तो मिले। देखिए एक बैलेंस रखने की कोशिश की गई। तो ये सब चीजें उसका पार्ट है। और सबसे बड़ी बात ये है, आप देखें पाकिस्तान के किसी पेट्रोल पंप पे, किसी गैस स्टेशन पे कोई लाइनें लगी हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला हुआ है। बल्कि इंडिया में जाके देखें, जहाँ कहते हैं ना कीमतें नहीं बढ़ाई, तो वहां देखें $700 के रिजर्व हैं उनके, फिर भी वहां पे कितनी बड़ी लाइनें लगी हैं। जब सप्लाई शॉर्ट होती है ना जी, उस वक्त पता लगता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में सप्लाई शॉर्ट नहीं हुई, अपने स्ट्रेटेजिक जो है रिलेशंस की वजह से, और अपने जो है पूरी दुनिया में जो सालिसी का किरदार अदा किया है उसकी बिना पे आपको पेट्रोल, डीजल और ऑयल जो है वो मिलता रहा। तो ये इस तरह से बड़ा मैनेज हुआ है, इसके बावजूद के रिसोर्सेज कम है। और इंडिया में देखें इतने इतने रिसोर्सेज हैं, फिर भी वहां पे लाइनें लगी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई है, मसले हुए। उन्होंने इवेंचुअली मार्केटिंग जल्दी बंद करना शुरू की है, गोल्ड पे कहा कि जी ना बाई करें साल तक, और साथ में कहा कि कुकिंग कम करें, क्योंकि एलपीजी यूज होती है उनके सारे घरों में, और उनको वो नहीं मिली कुछ बीच में अरसे तक। तो देखिए ये सारी चीजें हमें पूरा देखना चाहिए कि दुनिया में क्या हुआ, हमने क्या रोल प्ले किया है, कैसे मैनेज किया है ओवरऑल। अच्छा खुरम साहब, IMF तो सब्सिडी खत्म करने, हुकूमती अखराजात को कंट्रोल करने और टैक्स नेट टैक्स इस्लाहात करने का मुतालिबा भी करता है, लेकिन हुकूमत सिर्फ टैक्स की शरह बढ़ाती है। और सवाल यह है कि दीगर इकदाम क्यों नहीं किए जाते? लेवी, GST बढ़ाकर हर बार आम आदमी ही को क्यों निशाना बनाया जाता है? नहीं, टैक्स की शरह कहाँ बढ़ी आप मुझे बताएं, आप पिन पॉइंट कर सकती हैं? टैक्स की शरह लास्ट ईयर तो कम की गई है कॉर्पोरेट सेक्टर पे, 0.5% की गई। उसके अलावा सैलरी क्लास पे शुरुआत हुई टैक्स को कम करने की। जो पहले लेट से ₹2,500 ₹1,00,000 पे टैक्स था, आज वो ₹500 ₹1,00,000 पे टैक्स देते हैं। और जो आगे और स्लैब्स है उसमें थोड़ा थोड़ा कमी की गई लास्ट बजट में। ये मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ, फैक्चुअल बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि जी इसमें कमी और जो है वो गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल है। और डायरेक्शनल जो है चेंज जो शुरू हो गया ना, तो रेट तो कम किया गया लास्ट बजट में, बढ़ाई कहाँ है शरह मुझे बताएं?
और इस साल भी कोशिश ये है कि टैक्सेस को जो है जो जो ऑलरेडी फॉर्मल सेक्टर है, ऑलरेडी टैक्स्ड है, कोशिश हमेशा यही रहती है गवर्नमेंट की कि जी टैक्सेस ऑलरेडी जो बर्डन है उस पर कम किया। लेकिन लास्ट बजट से तो ये चीज शुरू हुई है, और इस बजट में मैं ये आपसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा सब्र कर लें। आई थिंक बहुत कोशिश की जा रही है कि एक बैलेंस रखने की, एक इक्विटी और फेयरनेस जो है वो इन्फोर्स करने की। तो बजट वाले दिन इंशाल्लाह मेरे ख्याल में हम बात करेंगे, उस पर आपको डिटेल्स पता चलेंगी कि क्या एफर्ट्स हुई हैं, क्या बेहतरी है, क्या चेंजेस आ रही हैं, ये सारी चीज़ें उस वक्त आपको पता चलेंगी। लेकिन जो आपका सवाल का जवाब था वो ये कि रेट को ये जो एरियाज मैंने आपको बताया इसमें तो कमी की गई थी, शुरुआत हुई थी, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल जो है वो चेंज हुआ, लेकिन इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में कोशिश यही है कि एक इक्विटी और फेयरनेस का जो है ना वो प्रिंसिपल जो है वो फॉलो किया जाए। खुर्रम साहब, IMF की सख्त शराइत सरमायाकारी और कारोबार के पाँव की जंजीर बन चुकी हैं। नए माली साल के लिए 17 ट्रिलियन रुपए टैक्स वसूली हदफ का मतलब ये होगा कि अवाम पर टैक्सों का शिकंजा मजीद सख्त हो जाएगा। अंदाजन कितने अरब के नए टैक्स लगेंगे आम आदमी पर? जी, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि ये सारी कैसराइयाँ चल रही हैं इस वक्त। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि प्लीज़ आप बजट के दिन का इंतज़ार कर लें, कुछ ही दिन है, और इंशाल्लाह उस पर आपको पता चलेगा कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। उसी दिन आप प्लीज़ रखें इस डिबेट को, ये बहुत अच्छा होगा। सैंक्टिटी है बजट की, सैंक्टिटी है, एक इसका जो है वो इम्पोर्टेंस है कि उस दिन ये सारी बात की जाए और उसके आगे सारा डिस्कशन हो। उससे पहले सब चीज़ें डिस्कस करना, आई थिंक वो फिर वो उसकी सैंक्टिटी नहीं रहेगी। 25 साल गुजरने के बावजूद FBI रिटेलर्स को टैक्स नेट में नहीं ला सका। FBR मजमूई टैक्स नेट बढ़ाने में भी नाकाम रहा है और POS का तजर्बा भी फेल हो चुका है। अब सवाल मेरा ये है कि रिटेल कारोबार की वसी रेंज हमेशा टैक्स नेट से कैसे बच जाती है, जबकि टैक्स टैरिफ की पहली सीढ़ी पर मौजूद सरकारी मुलाजिम की जान टैक्स के बगैर नहीं छूटती? देखिए, एक तो मैं आपको नंबर देता हूँ, प्राइम मिनिस्टर स्कीम के अंडर जो है ये डिजिटाइजेशन का जो प्रोसेस शुरू हुआ है उसमें 3 एरियाज हैं। एक तो ये कि गवर्नमेंट खुद जो पेमेंट्स करती हैं आवाम के साथ और इदारों के साथ, वो जो है 2026 जून तक, यानी कि इस जून तक जो है मेजॉरिटी जो है सारी वो ऑनलाइन हो जाए और डिजिटल हो जाए। सेकेंडली ये कि जो लोग बैंकिंग से बाहर हैं, जो आवाम बैंकिंग से बाहर है, उन्हें बैंकिंग में लाया जाए। वो कैसे लाया जाए? वॉलेट्स जो है वो ज़्यादा खुलें, बैंक अकाउंट ज़्यादा खुलें, लोग नेट में आए। तीसरा जो ये है कि जो वेंडर्स हैं, जो मर्चेंट्स हैं, उनको जो है ना ऑनबोर्ड किया जाए। ये जो आपने पॉज की बात की है, और मैं आपको नंबर्स देता हूँ। 5 लाख तकरीबन जो है वो मर्चेंट एक्विजिशन हुई थी, ये 2025 जून तक की मैं बात कर रहा हूँ। आज हम एक नंबर मैं आपसे शेयर करता हूँ, मार्च तक के नंबर्स हैं वो 1 मिलियन से ऊपर हो चुके हैं। इसके अलावा जो लोग बैंकिंग सिस्टम में आ रहे हैं उनकी शरह इंप्रूव हो चुकी है, और जो गवर्नमेंट की अपनी पेमेंट्स हैं वो काफ़ी हद तक डिजिटल हो चुकी हैं। आप वॉलेट के थ्रू या जो है अपने ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हैं। रास्त जो है बहुत बड़ा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टेट बैंक ने जो डेवलप किया जो है ग्लोबल डोनर्स के साथ मिलके, वो यही तो है कि उसके ऊपर जो है आप फ्री में जो है पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। तो ये डिजिटाइजेशन जो है ना, और इसमें काफ़ी हद तक देखें मल्टी बिलियन जो है ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, और ये ग्रोथ आ रही है। इसमें लोग ज़्यादा इसमें जो है वो अपने आप को जो है वो जो आम आदमी है वो ऐप के थ्रू और इस तरह से पैसे जो है ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपने बात की ना रिटेलर्स की, वो उसमें ये बात सही है कि काफ़ी हद तक रिटेलर्स हों, प्रॉपर्टी हो और एरियाज हैं, एग्रीकल्चर है, उस तरह से टैक्स नहीं लिया जा सका बहुत अरसे से। या आजकल की 1-2 सालों की बात नहीं है, बट उसमें क्या किया जा रहा है, इंशाल्लाह आप बजट आने दें, उसमें आपको कोशिश ये की जा रही है कि इन सब को किस तरह से एक बैलेंस जो है मिलाया जाए, किस तरह से जो है वो इनके साथ जो है इनको ऑनबोर्ड किया जाए। दूसरी बात ये है एग्रीकल्चर टैक्स और सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, और तीसरी चीज़ प्रॉपर्टी। ये सूबों के हिस्से में है, सूबों को के साथ मुशावरत की जा रही है कि जी यहाँ से आप अपने एंड पे अपना जो है रोल प्ले करें, और वो कर भी रहे हैं, वो बड़े पॉजिटिव हैं। और फेडरल गवर्नमेंट जो अपना रोल प्ले करे टैक्स नेट में उन लोगों को लाने के लिए जो टैक्स नेट में नहीं है,
और एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर पे मजीद बर्डन ना पड़े। तो ये देखें दोनों चीज़ें जो है उस पर काम हो रहा है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सिर्फ ये बजट का नहीं है, ये आगे का और भी एक प्रोग्रेसिव जो है ना वो प्लान है, ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता वो जो टैक्स नहीं देता वो टैक्स नेट में आए, और जो टैक्स देता है उस पर बर्डन कम होता जाए, और एक फेयर इक्विटी एंड फेयरनेस का जो है ना प्रिंसिपल जो है अक्रॉस द बोर्ड जो है वो प्रिवेल करे। खुरम साहब, ब्लैक इकॉनमी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है और मसले की जड़ें बाअसर सियासी अशराफिया से मिलती हैं, और जब कोई गैर कानूनी धंधे के पीछे बाअसर लोग खड़े हों तो वो कभी सिमटता नहीं है बल्कि फैलता है। क्या आप नहीं समझते कि अगर ब्लैक इकॉनमी को ख़त्म करना है तो रियल इस्टेट सेक्टर पर सख्त कवानीन लागू करने होंगे, लेकिन मुल्क में इसके उलट पॉलिसियाँ सामने आ रही हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है, एग्रीकल्चर टैक्स है और सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है, ये सूबों के पास है। तो सूबों को अपना जो है इस पे रोल प्ले करना है, और सूबों के साथ मुशावरत चल रही है, और जो है वो मुशावरत नहीं, इनफैक्ट उनके साथ ये बात भी हुई है कि जी आप इन 3 एरियाज पे जो है प्रोग्रेस करें ताकि एक बैलेंस क्रिएट हो, क्योंकि अभी तक जितना टैक्स इकट्ठा होता है वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो करती है, यानी कि टैक्स का जो हुजम है पूरा, उसके अंदर 99% जो है वो मईशत का जो टैक्स इकट्ठा होता है वो फेडरल गवर्नमेंट करती है। तो सूबों ने अभी तक जो कंट्रीब्यूट किया है वो 1% भी नहीं है, 1%, उससे भी कम है। तो सूबों ने 3% तक इसको लेके जाना है, यानी कि उनका जो हिस्सा है। तो उस का जो तरीका है वो ये कि जो 3 एरियाज हैं, प्रॉपर्टी, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, इसमें ये रिटेल और ये सब, इनमें भी सर्विसेज का काफी हिस्सा है, और तीसरी चीज है एग्रीकल्चर टैक्स। एग्रीकल्चर का हिस्सा मईशत के अंदर तकरीबन 25% है, और टैक्स में उनका इनकम टैक्स में 1% भी नहीं है रफली हिस्सा। तो देखिए कितना ज्यादा हिस्सा जो है वहां से इम्प्रूव हो सकता है, और एक रीजनेबल फेयर और बैलेंस तरीके से किया जा सकता है। तो सूबों के साथ ही मुशावरत हो रही है, और वो अपना इसमें बड़ा प्रोग्रेसिव है कि जी इस मरतबा इन सब एरियाज को जो है वो बड़ा बैलेंस्ड तरीके से अप्रोच करना है, ताकि अपना नेट बढ़ा सकें, वो इन सबको ला सकें। तो मैं यही जवाब दूंगा कि जो सूबों का एरिया है, आई थिंक वो सूबों से आप बात भी कर सकती हैं, कर सकते हैं, और जो है सूबे इस पे आपको रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि फेडरल ने सूबों के साथ क्या प्लान किया हुआ है, ताकि दोनों मिलके एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन, एक स्ट्रॉन्ग जो है स्टेट जो है वो बन सके, ताकि आगे जो है एक आम आदमी का भी फायदा हो, और एक एडुकेट लेवल का टैक्स भी इकट्ठा हो, और बहुत रीजनेबल हो अक्रॉस द बोर्ड जो है, और फेयर इक्विटी एंड फेयरनेस भी जो है उसका रूल भी अप्लाई है। बहुत बहुत शुक्रिया खुरम शहजाद साहब आपके वक्त का। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।